डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 57। शालिनी की बात सुनकर वीरेन कुछ बोलने को होता है, पर तभी उन सबके कानों में किसी की तेज और दमदार आवाज पड़ी। डोंट वरी, सारे सर्वेंट को ऑलरेडी छुट्टी दे दी गई है और अब इस घर के न्यू सर्वेंट है वीरेन, शालिनी और टिया राठौर, जो आज से घर का सारा काम करेंगे। सो लेट्स गो गाइस, जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाए। ये आवाज सुनते ही सब एक पल के लिए चौंक गए, पर दूसरे ही पल सब ने सर घुमा स्टेयर पर खड़ी आरवी को देखा, जो उन सबको देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। आरवी को देख और उसकी बात सुनकर शालिनी दूसरे ही पल गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम होती कौन हो हमें सर्वेंट बोलने वाली। उसने इतना ही बोला था तभी आरवी स्टेयर से नीचे उतरते हुए बीच में बोली, इस घर की मालकिन और ये हक काफी है आपको आपकी औकात दिखाने के लिए। ये बोलते हुए वो शालिनी के सामने आकर खड़ी हो गई। शालिनी, वीरेन और टिया गुस्से से कांपते हुए आरवी को देख रहे थे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये हमारा घर है और तुम्हारे कहने से ये घर तुम्हारा नहीं हो जाता है, वीरेन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज काफी तेज थी जो पूरे मेंशन में गूंज उठी। आरवी ने तुरंत अपने दोनों कानों पर हाथ रख वीरेन की तरफ देखते हुए कहा, चिल्लाए मत मिस्टर राठौर, क्योंकि चीखना सबको आता है एंड आई एम श्योर मैं चीखी तो पूरी दुनिया को आपकी हकीकत का पता चल जाएगा और मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। बकवास करने की आदत नहीं है मुझे, समझे? बोलते हुए उसकी आवाज धीमी मगर उतनी ही खतरनाक थी। आरवी की बात सुनकर वीरेन का चेहरा और ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो दूसरे ही पल आरवी के पास आया। आरवी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वीरेन चिल्लाते हुए बोला, बदतमीज। ये बोलते हुए उसने एक खींच के थप्पड़ आरवी के गाल पर जड़ दिया। अचानक थप्पड़ पड़ने से आरवी के कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा पीछे पड़ी एक टेबल से जा टकराए। आरवी की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। तभी उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए खुद को बचाने की कोशिश की। आरवी पूरी टेबल पर झुकी हुई थी और उसका पेट जस्ट टेबल से 1 इंच की दूरी पर था। आरवी ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर बेशुमार दर्द नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। वीरेन अपनी जगह खड़ा गुस्से से कांपते हुए आरवी को देख रहा था। इधर शालिनी और टिया दोनों के चेहरे पर विनिंग और गंदी सी स्माइल छाई हुई थी, जो आरवी के थप्पड़ पड़ने की वजह से उनके चेहरे पर आई थी। कुछ पल बाद आरवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। तेज झटका लगने की वजह से उसके पेट में जोर का पेन हो रहा था और उसी पेन की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। आरवी ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखते हुए धीरे कहा, डेविल। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह फ्लोर पर गिर गए। आरवी ने कस के अपने होंठ भींच लिए। वो नहीं चाहती थी कोई उसे दर्द में देखे और किसी को उसकी प्रेगनेंसी का सच पता चले, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। टिया और शालिनी उसे इस चीज के ब्लैकमेल कर सकती थी, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाकर। आरवी ने अपना सर ऊपर कर 2-3 गहरी सांसें ली और अपना दर्द कंट्रोल करते हुए वो वीरेन की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से वो वीरेन को देख रही थी। तभी आरवी की नज़र वही टेबल पर पड़े एक वास पर पड़ी। आरवी ने एक बार वीरेन की तरफ देखा और फिर गुस्से से उस वास की तरफ बढ़ गई। आरवी ने वो वास अपने हाथ में उठा लिया और वीरेन की तरफ पलटकर तेज आवाज में बोली, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसे आप बदतमीजी का नाम दे सको, बट अब जो होगा उसके बाद आपके पास शायद मुझे कहने के लिए कोई वर्ड नहीं होगा। ये बोलते हुए वो लाल आंखों से वीरेन को देख रही थी। आरवी की बात सुनकर और उसके हाथ में वास देख वीरेन, शालिनी और टिया एक पल के लिए चौंक गए, पर दूसरे ही पल उन तीनों के चेहरे पर मकारी भरी हंसी आ गई। हाँ, तुम मुझे ये वास दिखाकर डरा रही हो? सीरियसली इतना डरपोक नजर आता हूँ मैं तुम्हें, जो इस छोटे से शो पीस को देखकर डर जाऊंगा? एक थप्पड़ से तुम्हारी बुद्धि सही जगह नहीं आई है, लगता है मुझे डोज बढ़ाना पड़ेगा, वीरेन ने आरवी के हाथ में वास देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। हाँ वीरेन जी, ये लड़की ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, आज इसके पर तोड़ ही दीजिए। वीरेन को आरवी की तरफ जाता देख शालिनी ने हंसते हुए कहा। वे तीनों जोर से हंस रहे थे आरवी पर। वही आरवी की सर्द नजरें वीरेन पर टिकी हुई थी। उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो अभी सिर्फ वीरेन को देख रही थी।
तभी वीरेन आरवी के सामने आकर रुका और वापस उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है, पर इस बार उसकी एक उंगली भी आरवी के गाल को छू पाती उससे पहले ही आरवी ने उसकी कलाई पकड़ उसके हाथ को रोक दिया। वीरेन का हाथ आरवी के गाल के पास रुका हुआ था। वीरेन ने एक बार अपने हाथ को देखा और फिर वापस आरवी के चेहरे को देखने लगा जो लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। वीरेन ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी आरवी बीच में बोली, बहुत शौक है ना हाथ उठाने का, आज के बाद आपका ये हाथ कभी नहीं उठेगा। ये बोलते हुए उसने झटके से वीरेन के हाथ को घुमाया। वीरेन इस चीज के लिए तैयार नहीं था, उसका हाथ जस्ट अपोजिट साइड में मुड़ गया और एक हल्की सी आवाज के साथ वीरेन की जोर की चीख पूरे मेंशन में गूंज गई। वीरेन तुरंत अपने कंधे को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए जोर से आह चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए मेंशन की दीवारों से उसकी चीख टकराकर वापस पूरे मेंशन में गूंज गई। टिया और शालिनी का हंसना एकदम से बंद हो गया और वे हैरानी से कभी आरवी को देखती तो कभी वीरेन को जो दर्द में तड़प रहा था। एपिसोड 58। वीरेन तुरंत अपने कंधे को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए जोर से आह चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए मेंशन की दीवारों से उसकी चीख टकराकर वापस पूरे मेंशन में गूंज गई। टिया और शालिनी का हंसना एकदम से बंद हो गया और वे हैरानी से कभी आरवी को देखती तो कभी वीरेन को जो दर्द में तड़प रहा था। शालिनी जल्दी से वीरेन के पास आकर उसका हाथ आरवी से छुड़वाते हुए चिल्लाकर बोली, ए लड़की, पागल हो गई है क्या? अपने बाप को मारते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम जैसी लड़की को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। क्या इसी दिन के लिए वीरेन जी ने तुम्हें इतना बड़ा किया था? भूलो मत, जैसे भी है तुम्हारे बाप है, जन्म दिया है इन्होंने तुझे। बोलते हुए वो आरवी के हाथ से वीरेन का हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर शालिनी हाथ छुड़वाने की जितनी कोशिश करती आरवी की पकड़ वीरेन के हाथ पर उतनी ही कसती जा रही थी। आरवी लाल आंखों से वीरेन को देख रही थी। शालिनी की बात सुनकर उसने सर टेढ़ा कर उसकी तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, बाप? ओह, तो आपको याद आ ही गया कि ये आदमी मेरा बाप है और मैं इसकी बेटी, पर यह बात आपको तब क्यों नहीं याद आई जब इन्होंने आप सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया था? एक बाप बेवजह कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठा सकता है। ये बाप के नाम पर कलंक है। मिस्टर राठौर को देखने के बाद मुझे बाप के नाम से नफरत होने लगी है। बोलकर उसने झटके से वीरेन का हाथ छोड़ दिया। वीरेन जो पहले ही दर्द में तड़प रहा था, आरवी के छोड़ते ही वो सीधा मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरा और गिरते ही उसकी एक जोर की दर्द भरी भयानक चीख पूरे मेंशन में गूंज गई। उसकी पीठ में नीचे गिरे कांच के टुकड़े चुभ गए थे, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई और वो दर्द से तड़पते हुए अपनी जगह से 1 इंच ऊपर की तरफ उठ गया। वीरेन की ऐसी भयानक चीख सुन शालिनी और टिया ने एकदम से उसकी तरफ देखा और वीरेन की हालत देख वे दोनों एकदम से हैरान गई। टिया जल्दी से वीरेन के पास आए और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए चिंता भरी आवाज में बोली, डैड, डैड क्या हुआ? डैड, ओपन योर आइज, कुछ नहीं होगा आपको, अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। ये बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा और लास्ट में उसकी नजरें आरवी पर आकर ठहर गई, जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रही थी। वीरेन की पीठ से खून निकल रहा था। कांच के टुकड़े अभी भी उसकी पीठ और कंधे में चुभे हुए थे। उसकी कंधे से लेकर आगे और पीछे की पूरी शर्ट खून में सन चुकी थी। वीरेन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। जब बुढ़ापे में मार सह नहीं सकते हो तो हाथ पैर क्यों चलाते हो? यू नो मिस्टर राठौर, हाथ पैर सबके हैं, मारना सबको आता है, गुस्सा भी आता है और बहुत कुछ करने का मन भी करता है। अभी मेरा मन आपको मारने का कर रहा है, पर एक एहसान है आपका मुझ पर और वो एहसान मुझे ये करने की इजाजत नहीं देता है। आरवी ने वीरेन को देखते हुए नफरत से कहा। उसे वीरेन, शालिनी और टिया तीनों से बेशुमार नफरत थी, इतनी कि अगर उसे एक मौका मिलता तो वो उन सब की जान लेने से पहले एक बार नहीं चूकती। आरवी ने कुछ पल उन तीनों को देखा और फिर बिना कुछ बोले ऊपर अपने रूम में चली गई। उसे वीरेन की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जिए या मरे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आरवी की बात सुनकर टिया और शालिनी ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उन्होंने कुछ पल जाती हुई आरवी को देखा और फिर वापस उन्होंने वीरेन की तरफ देखा जो लगभग बेहोश हो चुका था। शालिनी जल्दी से अपना फोन निकलाते हुए बोली, मैं कॉल करती हूँ, तब तक तुम ध्यान रखना। ये बोलते हुए उसने अपना फोन निकाल एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर वापस वीरेन के पास आकर बैठ गई। अब तक वीरेन का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। कुछ देर में बाहर एम्बुलेंस आ चुकी थी। 2 वार्ड बॉय अंदर आए और जल्दी से वीरेन को अपने साथ एम्बुलेंस में बैठा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। टिया और शालिनी भी एम्बुलेंस में ही वीरेन के साथ गई थी, क्योंकि पार्किंग एरिया में एक भी कार नहीं थी।
टिया और शालिनी के पास इतना वक्त नहीं था कि वे आरवी से कार के लिए बहस कर सके या फिर उससे सारी कार्स के बारे में पूछ सके। अभी वीरेन को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। इधर आरवी के रूम में आरवी जल्दी से अपने रूम में आए और डोर को अंदर से बंद कर वो नीचे फ्लोर पर बैठ गई। उसने नीचे दिखाया नहीं था पर उसके पेट में काफी देर से पेन हो रहा था और अब वो पेन बढ़ता जा रहा था जो अब आरवी से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने दोनों हाथ पेट पर रख जोर से चीख आह पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। तभी अचानक आरवी के फोन पर मैसेज की रिंग बजी। आरवी जिसने अपनी आंखें दर्द की वजह से बंद की हुई थी, अपने फोन में मैसेज की रिंग सुनकर उसने हल्के से आंखें खोल अपने फोन की तरफ देखा और उसमें आए हुए मैसेज को देख उसके होंठों पर दर्द में भी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, डेविल। ये बोलते हुए उसने बालकनी की तरफ देखा जहां अर्श बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके हाथ में फोन था जिसमें उसने अभी अभी आरवी को मैसेज किया था। अर्श वो वहां देखते ही आरवी के फेस पर खुशी के साथ हैरानी के भाव भी आ गए थे, क्योंकि सुबह उसने जब अर्श से बात की थी तब वो यहाँ नहीं था और अभी उसे अपने सामने देखकर उसका हैरान होना नॉर्मल था। आरवी ने अपना एक हाथ आगे कर अर्श को अपने पास आने का इशारा किया। अर्श बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था पर उसने अपना एक कदम भी आगे की तरफ नहीं बढ़ाया था। अर्श ने अपने फोन में कुछ टाइप किया और फिर वापस आरवी को देखा जो अपने फोन को देख रही थी। अर्श ने आरवी को मैसेज किया था। अर्श का मैसेज पढ़ते ही आरवी एकदम से हैरान रह गई। उसने झट से सर उठा सोफे की तरफ देखा जहां कियान का दिया हुआ फूलों के बुक्के रखे हुए थे। तभी अचानक आरवी की नज़र उन गुलाब के फूलों में दिख रही एक छोटी सी चीज पर पड़ी जो ब्लैक कलर की थी और वो बहुत ही छोटी थी। आरवी धीरे से बोली, मिनी कैमरा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें उसी छोटी सी चीज को देख रही थी जो एक मिनी कैमरा था। वो कैमरा फूलों के बीच में लगाया गया था जो नॉर्मली देखने से नहीं दिखता था। कुछ पल उस कैमरे को देखने के बाद आरवी धीरे से हिम्मत करके उठी और वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वो बहुत मुश्किल से चल रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था पर वो अभी घर में नहीं रह सकती थी क्योंकि पूरे घर में कैमरे लगाए गए थे। आरवी धीरे धीरे चलते हुए बाहर मेन डोर के पास आ गई तभी किसी ने उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया। आरवी एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत सर उठा, सामने देखा, सामने अर्श था जो उसे अपनी गोद में लिए हुए अपनी कार की तरफ जा रहा था। अर्श आरवी के कमरे में रेलिंग से ही गया था और रेलिंग से ही उतर कर वापस आया था। आरवी जल्दी से अर्श के गले में अपनी बाहें डालते हुए धीरे से बोली, डेविल, मेरे पेट में पेन हो रहा है, कहीं हमारे बच्चे। उसने इतना ही बोला था तभी अर्श बीच में बोला, रिलैक्स लिटिल गर्ल, हमारा बेबी सेफ है। तुमने सुबह से अपनी मेडिसिन नहीं ली थी और आज डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था पर तुम वहां भी नहीं गई, राइट? ये पेन तुम्हारी उसी भूल का नतीजा है। तुम खुद को नहीं संभाल सकती हो, बच्चे को कैसे संभालोगी? उसकी बात सुनकर आरवी झट से बोली, आप ना मुझे और हमारे बेबी को संभालने के लिए। ये सुनते ही अर्श के चलते कदम रुक गए। उसने सर नीचे कर घूर कर आरवी को देखा जो उसे ही देख रही थी। एपिसोड 59। इधर रिधान के पीछे खड़े दो शख्स अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले कभी रिधान को देखते और कभी उसके सामने खड़ी छोटी सी लड़की जो मुश्किल से रिधान के सीने तक आ रही थी। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ शोर सुनाई दे रहा था तो सिर्फ तारा की सांसों का जो गुस्से से फूली हुई थी। रिधान ने हल्का सा सर घुमा अपने पीछे खड़े दोनों लड़कों को देखा जो उसी के उम्र के नजर आ रहे थे। उनमें से एक लड़का रिधान का छोटा भाई अश्क रायजादा और दूसरा उसका दोस्त यतीश सिंघानिया था। अश्क रायजादा दिखने में रिधान की तरह ही हैंडसम और कई लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग था। हल्के ब्राउन बाल जो हमेशा फहद पर बिखरे रखते हैं जिससे उसका लुक बेहद अट्रैक्टिव और एडोरेबल लगता है। 6 फुट 1 इंच हाइट, जिम में घंटों मेहनत करके बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, एज 21 ईयर्स। ये अभी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है। यतीश सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सीईओ एंड दिखने में रिधान और अश्क की तरह ही हैंडसम और नेचर से उन दोनों से अपोजिट, सरल एंड मजाकिया था। कोष्टक रिधान यतीश और अश्क को देखते हुए बेहद ही तेज आवाज में बोला, यू बोथ गेट आउट ऑफ हियर। ये बोलते हुए वो अपनी 2 उंगलियों से उन्हें वहां से जाने का इशारा कर रहा था। इधर तारा जो गुस्से से रिधान को देख रही थी, उसका चिल्लाना सुन वो एकदम से कांप गई और उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। उसके गुस्से की जगह अब डर ने ले ली थी। अश्क ने एक नज़र रिधान के सामने खड़ी तारा को देखा और फिर वापस रिधान को देखकर धीरे से बोला, भाई बच्ची है, गलती से। यतीश ने लाचारी और दया भरी नजरों से तारा को देखा और फिर अश्क का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए बोला, अभी चलो यहाँ से, ये किसी की नहीं सुनने वाला है।
बोलते हुए वो अश को लेकर मेंशन के अंदर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद रिधान ने तारा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। तारा ने कस के अपने लहंगे को मुट्ठियों में भर लिया और वो डर से कांपते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। रिधान धीरे मगर बेहद ही सर्द आवाज में बोला, यू स्लैप्ड मी, डू यू नो हु आई एम। ये बोलते हुए उसके कदम तारा की तरफ बढ़ रहे थे। रिधान की आवाज सुन तारा एकदम से कांप गई। डर की वजह से उसकी आंखों में नमी छाने लगी थी और तभी उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। उसे रिधान के बारे में नहीं पता था कि वो कौन है, बट रिधान की कुछ देर पहले की हरकत से तारा को गुस्सा आ गया और उसने बिना सोचे समझे उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तारा को रिधान को थप्पड़ मारने का कोई रिग्रेट नहीं था, बट अभी उसकी आवाज़ सुनकर और उसका गुस्से से कांपता चेहरा देख उसे डर लगने लगा था। तारा अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता आप कौन हो और नहीं मुझे जानना है कि आप कौन हो। आपने मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बदले मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। हिसाब बराबर। अब आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती। बोलकर वो जल्दी से पलटी और तेज कदमों से वहां से मेंशन के अंदर जाने लगी। तभी रिधान ने जल्दी से आगे बढ़ तारा का हाथ पकड़ लिया। तारा के चलते कदम रुक गए और डर की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी। तभी उसके कानों में रिधान की आवाज पड़ी, आई थिंक अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, बट अब जब तुमने मुझे बदतमीज बोल ही दिया है तो मुझे भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उसने झटके से तारा को अपनी तरफ खींच लिया। तारा की पीठ रिधान के सीने से आ लगी। उसने झट से सर घुमा हैरानी से रिधान को देखा। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही रिधान ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख झटके से उसके ब्लाउज की डोरी खींच तोड़ दी। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख ब्लाउज को पकड़ लिया। उसका ब्लाउज पूरा डोरियों पर अटका हुआ था और डोरियां खुलते ही वो शोल्डर से लूज हो गया। अगर तारा ब्लाउज को नहीं पकड़ती तो शायद वो नीचे गिर जाता। तारा की आंखों में आंसू झलक आए। तभी रिधान तारा के कान के पास अपने होंठ ले जा धीरे से बोला, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करेगी और मैं संस्कारी लड़कों की तरह उन्हें वो करने दूंगा जो उनका मन करेगा। इतना शरीफ नहीं हूं मैं। ये बोलते हुए उसके होंठ तारा के कान को छू रहे थे। तारा ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी वो कुछ बोलने या करने की हालत में नहीं थी। रिधान अपने दोनों हाथ तारा के पेट पर रखते हुए और सर को उसके शोल्डर पर टिका सामने देखते हुए बोला, अपनी आग को कंट्रोल में रखो फायर बेबी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी आग है ना उससे कहीं ज्यादा मेरे अंदर वोल्केनो जल रहा है, जिसके सामने तुम्हारी आग कुछ नहीं है। बोलकर उसने हल्का सा सर घुमा तारा के चेहरे को देखा जिसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों से आंसू बह नीचे गिर रहे थे। रिधान ने कुछ पल तारा को देखा और दूसरे ही पल वो उससे 2 कदम पीछे हट गया। वो तारा के सामने आया और उसकी चीन पर अपनी एक फिंगर रख उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, ओपन योर आइज फायर बेबी। ये बोलते हुए उसकी नजरें तारा की बंद आंखों को देख रही थी। ये सुनते ही तारा ने झट से आंखें खोल रिधान को देखा। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी, जो कुछ रोने की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से। रिधान धीरे से बोला, अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपनी इस हालत को याद कर लेना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना अभी सिर्फ ब्लाउज की डोरी टूटी है, अगली बार ये भी नहीं बचेगा। ये बोलते हुए वो तारा की कमर पर बंधे लहंगे की डोरी को अपनी उंगली में गोल गोल घुमा रेप कर रहा था। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो पैनिक करते हुए बोली, प्लीज डोंट डू दिस। बोलते हुए उसने एक नज़र अपने लहंगे की डोरी को देखा और फिर वापस रिधान को देखने लगी। एपिसोड 60। उसकी बात सुनकर आरवी झट से बोली, आप हो ना मुझे और हमारे बेबी को संभालने के लिए। ये सुनते ही अशक के चलते कदम रुक गए। उसने सर नीचे कर घूर कर आरवी को देखा जो उसे ही देख रही थी। आरवी अचानक से बोली, देवल आप यहाँ कैसे आए? आई मीन आप सुबह तो बेंगलुरु में थे और अभी यहाँ कोई काम था? अश सामने देख चलते हुए बोला, ऑफकोर्स काम था, इसलिए ही यहाँ आया हूँ। मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत थी और सबसे ज़रूरी काम आज मुझे अपने बेबी की हार्टबीट सुननी है, जो मैंने पिछले 5 महीनों में एक बार भी नहीं सुनी है। ये बोलते हुए वो कार के पास आ गया और बैक शीट का डोर ओपन कर आरवी को अदन बैठा दिया। शीट पर बैठते ही आरवी ने कस के अपने पेट को पकड़ लिया और सर को शीट पर टिका आंखें बंद कर ली। उसे बहुत जोर से पेन हो रहा था, जो शायद उसने पहले कभी फेस नहीं किया था। आशा आरवी के बगल में आकर बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और वे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आशा ने आरवी को हल्का सा अपनी तरफ खींचा। आरवी सीधा उसकी गोद में आ गिरी।
उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसने तुरंत सर उठा आशा की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आरवी धीरे से दर्द भरी आवाज में बोली, देविल क्या कर रहे हो? यहाँ मैं पेन में हूँ और आप मेरा पेन कम करने की बजाय बढ़ा। उसने इतना ही बोला था तभी आशा ने उसके होंठों पर अपनी एक फिंगर रख उसे चुप कर दिया। आरवी एकदम से चुप हो गई और वो चुपचाप आशा की नीली आंखों में देख रही थी। आशा उसके फेस पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, रिलैक्स लिटिल गर्ल, तुम्हारा पेन कम करने की ही कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम जितना ज्यादा पेन पर ध्यान दोगी उतना ही तुम्हें पेन फील होगा। अपना ध्यान वहां से हटाओ और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। ये बोलते वो उसकी आंखों में देख रहा था। आरवी धीमी सी आवाज में बोली, नहीं हो रहा मुझसे पेन इग्नोर। आपको सिर्फ दिख रहा है बट मुझे फील हो रहा है, इसलिए आप मेरे पेन को इग्नोर कर सकते हो, मैं नहीं। उसकी बात सुनकर आशा ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसका सर अपने सीने पर रख धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगा। आशा सॉफ्ट आवाज में बोला, रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने धीरे से आरवी के बालों पर किस किया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आरवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद आशा की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। आशा आरवी को अपनी गोद में लिए हुए कार से बाहर निकला। इस वक्त उन दोनों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था जिस वजह से वे किसी के पहचानने में नहीं आ रहे थे। आरवी आशा के गले में अपनी बाहें डालते हुए धीरे से बोली, डेविल नीचे उतारो मुझे, सब देख रहे हैं हमें। तभी आशा बीच में बोला, लोगों की आंखें हैं लिटिल गर्ल, वो देखेंगे ही, फिर चाहे तुम मेरी गोद में हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता है। जिन्हें हमें देखना होगा वो हमें देखेंगे ही। एंड मैंने अपनी वाइफ को अपनी गोद में उठाया हुआ है, पड़ोस की वाइफ को नहीं जो मुझे किसी की परवाह हो। ये बोलते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। आरवी ने कुछ पल आशा को देखा और फिर वो तुरंत अपनी नजरें घुमा चारों तरफ देखने लगी। सब उन्हें ही देख रहे थे। सबको अपनी तरफ देखता देख आरवी ने जल्दी से अपने सर को आशा के सीने में छुपा लिया और वो खुद में धीरे से बोली, ओह गॉड, डेविल सच में डेविल है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई हमें कैसे देख रहा है। ये बोलते हुए उसने हल्की सी नजरें उठा आशा को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख चल रहा था। कुछ देर बाद आशा और आरवी एक वार्ड में थे। आरवी बेड पर लेटी हुई थी और आशा उसके बेड के पास चेयर पर बैठा हुआ था। एक फीमेल डॉक्टर आरवी के पास खड़ी उसे चेक कर रही थी। अभी आशा और आरवी दोनों ने अपने मुंह से मास्क उतार दिए थे। ये डॉक्टर वालिया फैमिली की डॉक्टर थी इसलिए उसके सामने आशा और आरवी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर आरवी की मंथली रिपोर्ट देख रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने फाइल को साइड में रखा और आशा की तरफ देख प्रोफेशनली बोली, मिस्टर वालिया सब कुछ ठीक है। आई मीन बेबी और आपकी वाइफ दोनों हेल्दी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड होती है बट मिसेज वालिया उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। ये पेन नॉर्मल है, नोट कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता रहता है। बोलकर उन्होंने आरवी की तरफ देखा जो उन्हें ही देख रही थी। आरवी थोड़ी नर्वस हो रही थी जो उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था। आशा की नजरें आरवी को देख रही थी। उसने आरवी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर हल्की सी किस की। आशा के किस करते ही आरवी ने झट से उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आशा धीरे से सॉफ्ट आवाज में बोला, रिलैक्स लिटिल गर्ल, आई एम विथ यू। ये बोलते हुए उसने आरवी का टॉप उसके पेट पर से ऊपर कर दिया और एक नज़र डॉक्टर की तरफ देख वो वापस आरवी को देखने लगा। आरवी की सोनोग्राफी पहले भी हो चुकी थी बट उसे फिर भी नर्वसनेस हो रही थी। वो पहले कियान के साथ यहाँ आई थी, आज पहली बार आशा उसके साथ था और आरवी के लिए यही बात काफ़ी थी कि आशा इस वक्त उसके साथ था। डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए मॉनिटर पर कुछ फिक्स कर रही थी। कुछ पल बाद डॉक्टर आरवी के पास आए और उसके पेट पर जेल जैसा कुछ डाला। आशा गौर से आरवी के पेट को देख रहा था जो हल्का सा बाहर निकला हुआ था। अभी बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। आरवी की नज़रें ऊपर सीलिंग को देख रही थी। तभी उन दोनों के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। आशा और आरवी दोनों ने झट से मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ देखा। तभी डॉक्टर स्क्रीन पर एक जगह अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सी मिस्टर वालिया, वो है बेबी का हार्ट और आप उसकी धड़कनें सुन सकते हो, राइट। ये बोलते हुए उसने आशा और आरवी की तरफ देखा जो उसकी बात सुन उसे ही देख रहा थे। आशा ने कुछ पल डॉक्टर की तरफ देखा और फिर वो धीरे से बोला, राइट। इतना बोल वो वापस स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसकी पकड़ आरवी के हाथ पर कसती जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे बट उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। आरवी ने एक नज़र अपने और आशा के जॉइंट हाथ को देखा और फिर आशा के चेहरे को देखकर बोली, डेविल आप नर्वस हो रहे हो। ये बोलते हुए उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई।
जो बंदा कभी नर्वस नहीं हुआ वो आज अपने बच्चे को देखकर और उसकी हर बिट सुनकर नर्वस हो रहा था और इसी बात पर आरवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आरवी का सवाल सुनकर अशन ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है लिटिल गर्ल। पहली बार मैं किसी की हार्ट बीट सुन रहा हूँ, आई मीन अपने बच्चे की हार्ट बीट, जिसे सुनकर मुझे नर्वसनेस हो रही है। इस बात पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये मेरी फीलिंग है, जो बस है तो है। ये बोलते हुए उसने टिश्यू पेपर उठाया और आरवी का पेट साफ कर उसके टॉप को नीचे किया। आरवी धीरे से उठकर बैठ गई। आश ने एक नज़र डॉक्टर की तरफ देखा। आश को अपनी तरफ देखता देख डॉक्टर ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो वापस बाहर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आरवी धीरे से बोली, देविल आप खुश तो हो ना? ये बोलते हुए वो आशा की आंखों में देख रही थी। आशा आरवी के गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए धीरे से बोला, लुक इनटू माई आईज यू विल फाइंड योर आंसर। ये सुनते ही आरवी चुपचाप आशा की आंखों में देखने लगी। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, आप खुश हो? आशा हल्का सा अपनी चेयर से उठा और आरवी के फोरहेड पर किस करके बोला, बहुत। मेरा अंश इस दुनिया में आना वाला है तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, इनफैक्ट मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने आरवी का टॉप हल्का सा ऊपर किया और उसके पेट पर धीरे से किस करके बोला, हमारा बेबी। इतना बोल उसने सर ऊपर कर आरवी की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।